केरला में बीजेपी के लिए लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। दूसरा, वहां के प्रदेश अध्यक्ष देखिए, आप कह रही है वहां पर नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया। वहां पर कई नेता हैं, शोभा राजे भी हैं जिनको जानता हूं मैं, और ये जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष का काम इतना बढ़िया वहां पर चल रहा है संगठन को लेकर के कि आज वहां पर नेताओं की भरमार है। आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उसका जो विकास का काम है उसको देख करके दक्षिण भारत में लोगों के जुड़ने की लगातार सिलसिला प्रक्रिया वो बढ़ती जा रही है। पीयूष गोयल ने उसके संकेत दिए कि एनडीए को विस्तार पीयूष गोयल हैं, इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर भी रहे, वहां पर प्रभारी रहे, दौरे लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी के सारे कहीं ना कहीं जो बाकी क्षेत्रीय दल है उनको जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। भले ही जो आपने नाम लिया वो उनका चेहरा है या नहीं है, लेकिन मजबूती इनके बगैर अधूरी है। देखिए अन्नामलाई, तमिलनाडु में अन्नामलाई भी आपने एक फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बड़ा मजबूत चेहरा। लोकसभा चुनावों के बाद आप याद करिए अन्नामलाई। नहीं देखिए ऐसा होता है भाई, चेहरे के तौर पर तब अन्नामलाई थे, प्रोजेक्टेड थे पूरी तरीके से, लेकिन जैसी मजबूती की उम्मीद थी वैसी उम्मीद नहीं मिली। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, अब बात यह है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते तर्क ये दिया जाता है कि भाई पहले दरवाजे बंद थे, अब दस्तक को सुना जा रहा है। इस पर ऑपोजिशन कह देता है कि सुनना और सत्ता देना दोनों ये अलग अलग बातें, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक शोर है। अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक शोर के तौर पर देखा जाए तो विपक्ष की असहजता इतनी खुलकर सामने क्यों आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं, और जब प्रधानमंत्री मतलब किसी पार्टी या किसी सत्तासीन गठबंधन पे हमला बोलते हैं तो सवाल तो उठता ही है। देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यदि आसाम को छोड़ दे तो चारों राज्य जो है, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो या पश्चिम बंगाल हो, बीजेपी के लिए चैलेंज है। आसाम में भी वो आसान नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है। खासकर केरल तमिलनाडु की बात करें जहां प्रधानमंत्री गए हैं। केरला में देखिए, केरला में 2 वर्ग में वहां की राजनीति बटी हुई है, एलडीएफ यूडीएफ। एलडीएफ जहां जो है पिछड़ी जातियों की पे जबरदस्त पकड़ है, चाहे वो नायर समाज हो या एजवा समाज हो, जिस एजवा समाज से मुख्यमंत्री आते हैं। दूसरी तरफ यदि यूडीएफ के देखें तो ईसाई और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है उस पे मतलब यूडीएफ का पकड़ है, जो करीब करीब 45-46% का चंक है, उसको तोड़ना बड़ा आसान नहीं लगता है। बीजेपी बिल्कुल नायर समुदाय को कुछ मुद्दे उठाकर, चाहे साबरमती एक मंदिर का जो मुद्दा था उसको उठा के नायर समाज को अटैक करने का जरूर प्रयास किया। आपने देखा कि वहाँ की राजधानी में बीजेपी पहली बार अपना मेयर वहाँ पे स्थापित की है। लेकिन जो वहाँ का जो सेंटीमेंट है सॉरी तबीयत मेरा थोड़ा खराब है, वहाँ का जो सेंटीमेंट है उसको बीजेपी का जो यूएसपी रहा है, हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद का जो ताना बाना है, उसमें वहाँ फिट नहीं बैठती है। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है तो एआईडीएमके जो है इनको 30 से 35 सीट ऑफर कर रही है। तो उस स्थिति में अपने आप को बीजेपी कहाँ देखती है? तब जब आप गोल्डन एरा में है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ बीजेपी के नाम मात्र विधायक थे वहां बीजेपी आज सत्तासीन है। लेकिन यदि साउथ की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा लगता है तब जब आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा, अमित शाह जैसे कुशल संगठन करता है, आरएसएस जैसे बड़े संगठन का आपके पीछे आशीर्वाद है। फिर भी आप साउथ में, क्योंकि देखिए आपने मेन जो सवाल किया शायद बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता इसका जवाब देंगे, जो रीजनल फेस है जिसपे काम करना चाहिए उनको, वो काम उन्होंने नहीं किया है। अन्नामलाई बहुत लोकप्रिय चेहरा थे, आप क्यों हटा दिए? आप अन्नामलाई का नाम आपने लिया, वो क्यों हटा दिया? बंगाल में ही देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को आप प्रमोट कर रहे हैं। पुराने बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी से खार खाए बैठे हुए। जब तक आपको ओल्ड बंगाली वोट आपके तरफ नहीं आएंगे, ओल्ड बंगाली हिंदू नहीं आएंगे, तब तक आप ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं पूर्णिमा जी, वो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। इसमें कितना सफलता चुनौतीपूर्ण आप इसे देखते हैं, लेकिन एक बूस्टिंग फैक्टर जो 6 से 33% वोट शेयर के साथ बीजेपी साउथ में गई है, और उसके साथ बाकी क्षेत्रीय दलों का साथ और एक ब्लूप्रिंट विकास का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, उसके साथ बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति को आने वाले चुनावों में देख रही है। बीच में जब मैंने ब्रांड मोदी की बात की तो आपके चेहरे पर एक वो कटाक्ष वाली मुस्कुराहट थी। फिर सौरभ जी ने कुछ बातों का जिक्र किया तो आपकी वो ऑब्वियस कटाक्ष वाली मुस्कान तो थी ही। लेकिन क्या ये कटाक्ष वाली मुस्कान तब निकलेगी जब तमिलनाडु में डीएमके के साथ अलाइन होते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज के साथ आपकी खींचतान बीजेपी के लिए स्पेस को बढ़ा देगी?
तो दूसरे की कमियां तो जितनी देखनी है देखिए, लेकिन बार बार कांग्रेस पर यह सवाल उठता है कि तमाम राज्यों को हारने के बावजूद आप अपने चेहरे पर, पार्टी के चेहरे पर, आप अपनी पार्टी की मजबूती पर आत्ममंथन करते हुए क्यों नहीं नजर आते? पूर्णिमा जी, हर पार्टी अपने हर नतीजे के बाद आत्ममंथन जरूर करती है, हम भी करते हैं। और हमने ना सिर्फ अपने अंदर मंथन किया, बल्कि देश में जो चुनाव और चुनाव के बाद राज्यों की या किसी भी जगह की स्थिति होती है उस पर भी मंथन किया। तो आप जिसे कटाक्ष कह रही हैं वो यथार्थ है। अब आपने ही हेडलाइन सुनाई है। अब प्रधानमंत्री जी के जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरे ख्याल से फिलहाल सिवाय उद्घाटन और कांग्रेस को कोसने के कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा। जिन प्रधानमंत्री के वर्चस्व की बात होती रहती है, वो प्रधानमंत्री ना तो ट्रंप के सामने कुछ बोल पाते, ना किसी और विदेशी नेता के सामने। वो सिर्फ माइक पे अपने मीडिया के सामने बोल पाते हैं। आके साउथ में कांग्रेस को वोट थोड़े ही देंगे साहब। नहीं चाहिए उनका वोट, हाँ, तो नहीं आएंगे ना, लेकिन तो पूर्णिमा कैसे जी, आएंगे? पूर्णिमा मैं तो जी। ये पूछ रही हूँ, कैसे हाँ, मैं वही आएंगे? बता रहा हो हूं सकता आपको। है कि यश जिसे यथार्थ के तौर पर देखते हो और आत्ममंथन करके आपके चुनावी नतीजे के बाद क्या निकलता है, अरे चुनाव आयोग तो बिक गया है, सारी की सारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर लैग कर रही है? ग्राउंड पर सारी मेहनत कर रही है जितनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सिमटती जा रही है। तो क्यों सिमटती जा रही है? मंथन का नतीजा तो ऐसा भी कुछ निकलना चाहिए ना कि आप अमेरिका, ट्रंप, रशिया, ईरान, इजराइल, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे लेकिन अपनी पार्टी पर नहीं सोचेंगे। अपनी पार्टी पर ही सोच रहा हूं। देखिए, जुलाई में 2024 में वायनाड में भयानक स्थिति बन गई थी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, बहुत कुछ हुआ था। दिसंबर 2024 में प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत सारे सांसदों ने ये संसद में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि फ्लड रिलीफ का पैसा केरला को नहीं पहुंचा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैठ के विश्लेषक विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हम मुस्कुराएं नहीं तो और क्या करें? मैं आपको क्या गलत कह रहा हूं यदि मैं कहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री आज की तारीख में सब काम छोड़ के सिर्फ उद्घाटन और कांग्रेस को कोसना, ये दो काम करते हैं। और जिस विकास की बात हो रही है उसके दो उदाहरण आपकी हेडलाइंस में दिख गए। पूर्णिमा जी, शशि थरूर जी दिल्ली तो कह दिया में नहीं जाएंगे तमाम जगहों पर बीजेपी के मीटिंग में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं शशि दिल्ली थरूर, में वो भी यश तमाम भाई को तरह सुनना से चाहिए। बीजेपी की जीत के बाद युवकों के शव नाले में मिल रहे हैं। बंबई में बीएमसी जीतने के बाद पता नहीं उसको सीधे सीधे चुनाव से तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन वो आपराधिक मानसिकता कहां पहुंच गई है कि इंसान तो इंसान, कुत्ते भी सेफ नहीं है। साउथ की ही बात करते हैं, साउथ की ही बात करते हैं। चलिए साउथ की बात कर लेते हैं। तो बताइए ना, वायनाड के फ्लड रिलीफ का पैसा क्यों नहीं दिया बीजेपी? मोदी जी को सिर्फ भाषण देते टाइम याद आता है। क्या माने इसको हम? वायनाड फ्लड रिलीफ का पैसा नहीं दिया, कर्नाटक का पैसा नहीं दिया, तमिलनाडु का पैसा नहीं दिया। हर साल एरियर्स के लिए झगड़ा होता है कि क्यों होता है। अब चुनाव आया है तो अब इनको फिर याद आ गया। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं पूर्णिमा जी?